रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों ने देश भर का माहौल किस तरह बदला, इसका नमूना लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर नजर आया। कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहते राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कारसेवकों पर गोलियां चली थी, लेकिन बदले हालात में उसी राम मंदिर का पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के गेट पर टंग गया। राम मंदिर, भगवान राम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर वाले इस पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिखा, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। राम जी एक आदर्श पुरुष थे, वो राजा थे आदर्श, उन्होंने एक आदर्श कायम किया था, उनकी सब सम्मान करते हैं। राम को राजा और आदर्श पुरुष तक समेटने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अपने बयान में थोड़ा और आगे बढ़े। राम किसी के नहीं है, राम तो कण-कण में है, सबके हैं। चुनाव की बढ़ती चाप के बीच समाजवादी पार्टी की बदली बोली से किसी को हैरानी नहीं हुई। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर राम नाम के पोस्टर लगने की बड़ी वजह राजनीति ही नहीं, जनता का बदला मन मिजाज भी रहा। सियासी दल जनता के मन को सबसे पहले भांप जाते हैं, इसलिए इसकी आहट दबे पांव समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर के रूप में दिखने लगी। ऐसा मुद्दा है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी के बाहर इस पोस्टर ने तस्वीर साफ कर दी है कि राम के खिलाफ कोई भी बात नहीं होगी। चूंकि कुछ दिनों पहले तक स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता राम और मंदिर के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, इसलिए इस पोस्टर को ऐसे नेताओं के लिए संदेश भी माना गया। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में होने वाले श्री रामोत्सव को लेकर अपने बदले नजरिए का संकेत दिया, तो बिहार में समाजवादी विचारधारा वाली आरजेडी के नेताओं के बयान चर्चा का विषय बने रहे, क्योंकि एक दिन पहले ही लालू प्रसाद की पार्टी ने मंदिर को गुलाम मानसिकता का प्रतीक और बीजेपी पर अयोध्या में ब्लास्ट कराने की साजिश रचने का अंदेशा जताया था। इन बयानों पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। चाहे अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के हों और चाहे लालू यादव जी के पुण्य प्रताप लड़के तेजस्वी यादव हों, उनको सब अवगुण हिंदू धर्म में ही दिखता है। चूंकि अयोध्या में होने वाले श्री रामोत्सव का न्योता विपक्ष के कई नेताओं को अभी तक नहीं मिला, इसलिए इस पर भी सियासी बयानबाजी जारी रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राम को सबका बताया और कुरान के एक खास अनुवाद का जिक्र किया। एक जगह वो कहता है कि राम भी जो है वो लोगों को उस तरफ लेना चाहे जहाँ कि हम लोग सब इकट्ठे चल सके। इस बीच राम मंदिर को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को कुछ सख्त निर्देश दिए। विपक्ष के कई दलों ने बीजेपी पर श्री रामोत्सव के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, इसलिए इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपने दल के नेताओं को बेसिर पैर की बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है, इसलिए आस्था और भावना से जुड़े इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता बेवजह की बयानबाजी से बचें और सभी मंत्री बयानों में मर्यादा का उल्लंघन न करें। इस बात का ध्यान रखें कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों के दौरान कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी न हो और आक्रामकता की जगह नेता अपनी आस्था को प्रकट करें। सभी नेता अपने अपने इलाके के लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या लेकर आएं और ये भी ध्यान रखें कि उनके इलाके में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। चूंकि इन गतिविधियों को जल्द ही जनता अपनी कसौटी पर कसेगी, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को हिदायत दे दी। हालांकि इस बात को विपक्ष के भी दिग्गज नेता बखूबी समझ रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी का मतलब उन्हें पता है। यही वजह रही कि विपक्ष के कई नेताओं ने रामोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का न्योता अब तक नहीं मिलने के बावजूद सधी प्रतिक्रिया दी। एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा कि राम मंदिर जाने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है और 2-3 साल में जब उन्हें मौका मिलेगा वो रामलला के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। इसी तरह कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ भी इसी पर संतुलित बयानबाजी करते नजर आए। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का सबका अधिकार है राम मंदिर पर। कमलनाथ ने ये भी कहा कि राम मंदिर निर्माण उनकी जिम्मेदारी थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त सरकार में थे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई, भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। यानी राम मंदिर के विरोध की आवाज वक्त के साथ मंद पड़ने लगी। बदले माहौल का असर बंगाल में भी दिखाई देने लगा। कभी राम के नाम पर सरेआम नाराजगी जताने वाली ममता बनर्जी के सुर भी बदले बदले सुनाई पड़े। साउथ 24 परगना की रैली में उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ये कहकर बीजेपी पर तंज कसा कि चुनाव के वक्त उन्हें जैसी सियासत करनी हो करे, लेकिन किसी दूसरे समुदाय का अपमान न करें। ममता ने बीजेपी पर 2 समुदायों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। इलेक्शনের সময় ভোট করতে আসে আর ধর্মে ভেদাভেদ করতে আসে। ममता बनर्जी ने रैली में मौजूद भीड़ से ईश्वर और अल्लाह की कसम खाकर कहा कि जब तक वो रहेंगी हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं करने देंगी। कल से अयोध्या में आम जनता के लिए विमान सेवा शुरू हो जाएगी। कल से इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली की फ्लाइट शुरू हो जाएगी। ये फ्लाइट रोजाना चलने वाली है। 1 घंटे 20 मिनट में आप दिल्ली से अयोध्या का सफर कर सकते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आज से सशस्त्र सीमा बल के जवानों को अयोध्या में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी पुलिस का विशेष दस्ता भी मंदिर की सुरक्षा करेगा। 17 जनवरी को रामलला की नई मूर्ति के अयोध्या भ्रमण के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। रामनगरी में आ रही बेहिसाब भीड़ को देखते हुए फैसला किया गया है कि अब 17 तारीख को मंदिर के अंदर ही नई मूर्ति के दर्शन कराए जाएंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी के उद्गम स्थल से जल लेकर राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं। नदी के पवित्र जल से भगवान राम का जलाभिषेक किया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वहां तैयारियां भी जोर पकड़ती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद अयोध्या पहुंचे और वहां विकास कार्यों का जायजा लिया। अयोध्या पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए और वहां पूजा की। पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां परिक्रमा भी की। हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर की ओर निकल पड़े। इस दौरान उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय समेत कई दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एक एक चीज बारीकी से देखी और उसकी जानकारी ली। मुख्यमंत्री वहां बनाए गए पुलिस कंट्रोल रूम में भी गए और वहां की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के बक्सर में राम रेखा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया और इसके बाद उन्होंने अक्षत कलश यात्रा निकालकर लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। इसके लिए खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने सिर पर कलश रखकर यात्रा निकाली। इस दौरान रास्ते में उन्हें जो भी मिला उसे अक्षत देकर अयोध्या आने का न्योता दिया। कलश यात्रा के दौरान कुछ लोगों के हाथों में भगवा झंडे थे, जबकि कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर अश्विनी चौबे ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बिहार में भी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ये कर्म भूमि जहाँ जहाँ भी श्री राम गए और उन्होंने जो कर्म किया, सब जगह से भगवान राम के लिए वो चीजें यहाँ इकट्ठा हो रहा है। इससे पहले अश्विनी चौबे ने राम रेखा घाट पर रामेश्वरनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया। पूरे देश को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इन सब के बीच राम मंदिर के मुख्य द्वार की तस्वीर अब सामने आ गई है। मंदिर के गर्भगृह में 14 स्वर्ण द्वार लगाए जाएंगे। ये पहला स्वर्ण द्वार जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। गर्भगृह में पहला स्वर्ण दरवाजा लगा दिया गया है। तस्वीर भी आपके सामने है। राम मंदिर को बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। वहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। देश भर से लोगों को अक्षत बांटकर इस दिव्य कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। अयोध्या के भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे। इस दिन देश भर में उत्सव मनाने की तैयारी है। मंदिरों के साथ साथ घरों में भी दीप जलाए जाएंगे। यही वजह है कि 22 जनवरी के लिए दियों की मांग काफी बढ़ गई। कुम्हारों ने कहा कि दीपावली पर सबसे ज्यादा दियों की मांग होती है, लेकिन इस बार अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में दीपावली से भी ज्यादा उत्साह है और लोग अपने घरों में दीप जलाने के लिए कुम्हारों को पहले से ही ऑर्डर दे रहे हैं। बिहार के भागलपुर में तो कुम्हार डिमांड के हिसाब से अलग अलग दिए बनाते दिखाई दिए। ऑर्डर जो है तो आया है और जो है तो एक्स्ट्रा भी बना करके रखे हैं कि लोग आए और जो ऑर्डर नहीं दिया है तो जिसको जितना जरूरत है वो ले जाइए। बिहार के सिवान में भी कुम्हार पिछले कई दिनों से दिए बनाने के काम में जुटे हैं ताकि लोगों की मांग पूरी कर सकें। इसकी बिक्री बढ़ी है और उनका आह्वान है कि सब कम से कम अपने घर पे जो बहुत गरीब है उनकी झोपड़ी में 5 दिया जलना चाहिए। दावा है कि कई कुम्हारों को अब तक 10 लाख दियों का ऑर्डर मिल चुका है। इससे साफ जाहिर है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन घर घर में उत्सव मनाने की तैयारी है।
मुंबई में बीएमसी की जमीन के घोटाले के मामले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। जमीन के घोटाले के आरोप में ईडी ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता रविंद्र वायकर और उनके सहयोगियों के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि मुंबई के जोगेश्वरी में नियमों को ताक पर रखकर बीएमसी की जमीन पर 500 करोड़ का 5 स्टार होटल खोला गया है। नौकरी के बदले जमीन के घोटाले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। गणतंत्र दिवस और कोहरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आम लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। श्रीलंका में गिरफ्तार हुए 13 भारतीय मछुआरों को वापस भारत भेज दिया गया है। मछली पकड़ते वक्त ये मछुआरे गलती से श्रीलंका की समुद्री सीमा को पार कर गए थे, जिसके बाद पड़ोसी देश की नेवी ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। स्वागत की औपचारिकता पूरी होने के बाद दोनों नेता पैदल ही आगे बढ़े, जहां गुजरात के पारंपरिक अंदाज में उनके खैर मकदम की तैयारियां दिखी। इसके बाद दोनों नेता एक साथ गाड़ियों के काफिले के बीच अहमदाबाद की सड़कों पर निकल पड़े। वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि अल नाहयान और मोदी का रोड शो देखने जनता उमड़ पड़ी। साबरमती आश्रम तक चला ये रोड शो करीब 7 किलोमीटर का रहा और रास्ते में दोनों तरफ जनता तिरंगे लहराकर और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करती दिखी। रोड शो के दौरान रास्ते में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आए। लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री और उनके खास दोस्त यूएई के राष्ट्रपति की उन्हें झलक देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों देशों के शीर्ष नेता बंद गाड़ी में आपस में बात करते हुए और खिड़की से जनता को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। बीच बीच में पीएम मोदी और नाहयान हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते दिखे। इस दौरान जनता बेहद उत्साहित नजर आई और जगह जगह उनकी तरफ फूल बरसाए जाते दिखे। रोड शो के दौरान जगह जगह कई पोस्टर और दोनों नेताओं के कटआउट भी दिखे। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि दोनों देशों के नेताओं की दोस्ती प्रोटोकॉल से ऊपर है। दोनों नेता एक दूसरे से जिस गर्मजोशी से मिले, उसने दुनिया को दो देशों की बढ़ती नजदीकी का एहसास करा दिया। अहमदाबाद में विमान से उतरने के बाद जब दोनों देशों के प्रमुख आमने सामने आए तो दोनों बेहद गर्मजोशी से गले मिले। विमान से नीचे उतरते ही यूएई के राष्ट्रपति नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले से लगा लिया। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे का कुशलक्षेम पूछते नजर आए। इसके बाद दोनों की करीबी का एहसास इस बात से भी हुआ जब गांधीनगर जाने के रास्ते में गाड़ी पर डिवाइडर की तरफ प्रधानमंत्री मोदी बैठे, जबकि जनता को दिखने वाले हिस्से की तरफ राष्ट्रपति नाहयान बैठे। एक दिन बाद यानी कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो दुनिया भर से गुजरात पहुंचे कारोबारियों, निवेशकों को संबोधित करेंगे। यही नहीं, उनके साथ 4 राष्ट्राध्यक्षों के साथ साथ 32 सहभागी देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस समय की तस्वीरें जब यूएई के राष्ट्रपति बिन जायद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे। वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान भारत और यूएई के बीच कई समझौते भी हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के शासक अल नाहयान भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देखिए, एयरपोर्ट से निकलकर सीधे गांधीनगर पहुंचे और वहां पर कार्यक्रम शुरू हो गए। ये देखिए, यूएई के राष्ट्रपति मौजूद हैं जब एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के और यूएई के विदेश मंत्री के बीच समझौते हुए हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान ये समझौते हुए हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो आपस में उस डॉक्यूमेंट को शेयर करते हुए। 2 दिनों के वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई नेताओं और बड़ी बड़ी कंपनियों के आला अधिकारियों से बातचीत की। द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए नेता और अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद गदगद नजर आए।
इस बातचीत और वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए पीएम मोदी बीती रात ही अहमदाबाद पहुंच गए। सुबह से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो इसके बाद हर चेहरे पर खुशी दिखी। I reported 4 projects. He has a good response. Yeah, very good. I'm happy. सुजुकी मोटर्स के प्रेसिडेंट ने भारत जापान के बेहतरीन रिश्तों के साथ ही दोनों देशों के बीच के कारोबारी रिश्ते के और ऊंचाई पर पहुंचने का भरोसा जताया। तो इसी तरह डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने यूएई से भारत के खास रिश्ते, गुजरात के बेहतरीन कारोबारी माहौल और यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश का भरोसा जताया। इसके अलावा उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते आध्यात्मिक रिश्ते को लेकर भी संतोष जाहिर किया। In February, we're going to open the temple, which is really a sign of a brotherly relation between the two countries, the spiritual relation. पीएम मोदी ने दुनिया भर के कई देशों की कंपनियों के प्रतिनिधियों से कारोबारी रिश्ते को लेकर बात मुलाकात की। वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले की जो तस्वीरें सामने आई, उससे पड़ोसी पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा। कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान धर्म के नाम पर इस्लामिक मुल्कों को निवेश के लिए बार बार न्योता देता है। लेकिन पाकिस्तान के बजाय भारत से दोस्ती बढ़ाने वाले यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत भारत में हुआ, उससे पाकिस्तान तिलमिला पड़ा। यूएई के दोस्त की अगवानी के लिए पीएम मोदी का एयरपोर्ट जाना और फिर दोनों का एक साथ रोड शो करना पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने जैसा रहा। जिस नहयान के पास पाकिस्तान के नेता खैरात के लिए बरसों से दौड़ लगाते रहे, यूएई के उस राष्ट्रपति का भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पाकिस्तान को नागवार गुजरना ही था। जाहिर है यूएई का भारत प्रेम पाकिस्तान को मिर्ची की तरह लगने लगा। लेकिन परेशानी केवल यही नहीं, पाकिस्तान को इस बात का ज्यादा सदमा लगा कि इस्लामिक देश होने के बावजूद यूएई भारत से दोस्ती और कारोबारी रिश्ते क्यों बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान को फिक्र इस बात की भी रही कि आर्टिकल 370 से लेकर दूसरे कई मुद्दों पर भी यूएई भारत के साथ दिखा। और अब जले पर नमक की तरह मोदी नहयान की दोस्ती कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर नई ऊंचाइयां छूने लगी। भारत और यूएई के रिश्ते बराबरी के स्तर पर हैं, तो वहीं पाकिस्तान मजहबी कार्ड का इस्तेमाल कर कर्ज का कटोरा आगे करता रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि यूएई भारत में $50 बिलियन निवेश कर सकता है, पाकिस्तान अपनी इज्जत खाक में मिलता महसूस करने लगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो है बुलेट ट्रेन। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की मॉडल को पहली बार लोगों के सामने पेश किया गया। सफेद और लाल रंग की ट्रेन का मॉडल पारदर्शी कांच के एक बॉक्स में रखा गया, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग काफी उत्सुक दिखे। अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलने वाली जो बुलेट ट्रेन है वो दरअसल ऐसी दिखेगी। ये उसकी कुछ कलर स्कीम होगी, ऐसा उसका इंजन नजर आएगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कामकाज संभाल रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक असल ट्रेन इस मॉडल से 10 गुना बड़ी होगी। ये जो हमने मॉडल यहाँ पे डिस्प्ले किया है ये 1:10 के स्केल में है। हमारी जो ट्रेन आने वाली है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए, वो ट्रेन ऐसी ही होगी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है, इस करार के तहत भारत में जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो जापान में चलने वाली E5 शिकानसेन बुलेट ट्रेन जैसी होगी। जापान में E5 शिकानसेन सीरीज चलती है, उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो कई खूबियों से लैस होगी। एक ट्रेन में इंजन के अलावा 10 डिब्बे होंगे, जिनमें एक बार में 690 लोग सफर कर सकेंगे। सुविधाओं के आधार पर डिब्बों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और स्टैंडर्ड क्लास। जापान की E5 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को दुनिया की सबसे आधुनिक ट्रेन में से एक माना जाता है। हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक सारा काम समय पर पूरा हुआ तो 2026 तक बुलेट ट्रेन असल में पटरियों पर दौड़ने लगेगी। जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। अभी भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। बुलेट ट्रेन के जरिए अहमदाबाद से मुंबई तक की 525 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे से भी कम समय में पूरी कर ली जाएगी, जबकि अभी ये दूरी 7 से 9 घंटे में तय होती है। मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा होगा। और अगर ये स्टॉप्स पर रुकती है, यानी बीच में यदि ये सारे स्टॉपेज पर रुकती है, तो 2 घंटा 58 मिनट के अंदर ये पूरे स्टॉप्स जो हैं, वो टोटल स्टॉप्स जो हैं, उसके बाद सफर की जो दूरी होगी वो लगभग इतनी होगी। टोटल स्टेशन गुजरात में 8 होंगे और 4 महाराष्ट्र के अंदर होंगे। बुलेट ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसके इंजन का अगला हिस्सा है। 15 मीटर लंबे इस चपटे हिस्से को नोज कहा जाता है। ये डिजाइन इसलिए बनाई गई है ताकि जब बुलेट ट्रेन तेज रफ्तार के साथ किसी टनल से गुजरे तो शोर न हो। जो इसकी ये नोज है जिसको हम बोलते हैं, ये करीब 15 मीटर लंबी होगी। अब बनाई इसलिए गई है कि जब आप इतनी हाई स्पीड के ऊपर ट्रेन में निकलते हैं और टनल्स के बीच में से निकलते हैं, तो आपने देखा होगा एक
एक साउंड निकलता है, ब्लास्टिंग साउंड जैसा होता है, लेकिन जब इस तरह की नोज डिजाइन की जाती है ट्रेन की तो वो साउंड आपको नहीं सुनाई देता है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का 92% हिस्सा जमीन से ऊपर होगा, यानी ये ट्रेन पिलर पर दौड़ेगी। साथ ही समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर लंबी टनल से भी ये ट्रेन गुजरेगी। करीब 96% जो इस रेल का सफर होगा वो ओवर द ग्राउंड होगा, यानी इस तरीके के जो ब्रिजेस हैं वो बनाए जाएंगे, जमीन से ऊपर ये चलेगी। लेकिन समंदर के नीचे देश का पहला एक रेलवे टनल अगर कहीं बनाया जाएगा तो वो केवल इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए बनाया जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान बुलेट ट्रेन का इंजन का सिमुलेशन भी दिखाया गया, जिसमें ये ट्रेन जापान के एक रूट पर चलती दिखाई दी। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने भी बुलेट ट्रेन के इंजन में सवारी की। इंजन में पायलट और को पायलट के बैठने की जगह है। ज्यादातर सिस्टम ऑटोमेटेड है, यानी सॉफ्टवेयर की मदद से खुद काम करते हैं। पायलट के ठीक सामने लगी स्क्रीन पर स्पीड दिखाई देती है। हालांकि पायलट अपनी मर्जी से ट्रेन की स्पीड घटा या बढ़ा नहीं सकता। जो इसकी स्पीड है उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है और साथ ही यदि ड्राइवर चाहता है कि इस लिमिट से ज्यादा वो स्पीड को बढ़ाए तो उसकी भी इजाजत ये ट्रेन नहीं देती है, यानी एक तरीके से ये ऑटो प्रोग्राम्ड ट्रेन है। बुलेट ट्रेन कई तरह से आधुनिक सेफ्टी फीचर से लैस होगी। मसलन अगर ट्रेन के किसी भी डिब्बे का कोई दरवाजा खुला रह गया तो ट्रेन नहीं चलेगी। इसके अंदर कई सेफ्टी फीचर्स इस लिहाज से दिए गए हैं कि इसके अंदर ड्राइवर की अगर गलती हो भी जाती है तो यात्रियों की जान पर कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेन अपने आप में एक तरीके से इंटेलिजेंट ट्रेन है। दरवाजे यदि बंद नहीं होते हैं तो ट्रेन को चलाना मुमकिन नहीं है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक मुंबई से अहमदाबाद के बीच 12 स्टेशन होंगे, जिनमें कई स्टेशन का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ी अच्छी खबर है, और खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जानकारी दी है कि अहमदाबाद के बीच चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम 100% पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1389 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2022 तक बनकर पूरा होना था, लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी की वजह से अब ये प्रोजेक्ट 2026 में पूरा हो पाएगा। पहले चरण के तहत गुजरात में सूरत से बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ट्रैक सिस्टम के लिए जापान की शिकानसेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में पहली बार ऐसे रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं जिनमें पत्थर की गिट्टियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि सूरत और आणंद के बीच ट्रैक के लिए कंक्रीट की सतह बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से एक बेहद ही हैरान करने वाला हत्याकांड सामने आया है, जहां एक बेंगलुरु की कंपनी की महिला सीईओ पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी महिला गोवा के एक होटल में अपने बच्चे के साथ ठहरी थी, लेकिन जब महिला ने होटल छोड़ा तो बच्चा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ को शक हुआ तो पुलिस को जानकारी दी गई, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। जब ये चेकआउट होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में होटल के स्टाफ रूम के सफाई के लिए गया तो वहाँ पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला, जो उनको लगा ये ब्लड है। इमीडिएटली होटल के लोगों ने पुलिस स्टेशन कलंगूट को इन्फॉर्म किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने महिला को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर लिया। पहले तो महिला ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामान की तलाशी ली तो एक बैग से बच्चे के शव को बरामद किया। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगूट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला बेंगलुरु की एक कंपनी में सीईओ के तौर पर काम करती है और मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। कॉर्पोरेट कंपनी में सीईओ के पद पर काम करने वाली महिला आखिर अपने ही बेटे की कातिल क्यों बन गई? इसकी वजह का पता लगाने की कोशिश में अब पुलिस जुट गई है। वैसे शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी महिला सीईओ का अपने पति से विवाद चल रहा था और दोनों का तलाक हो चुका है। जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट गुड। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच शी वाज वेरी अनहैप्पी।
पुलिस कत्ल की आरोपी महिला के पति से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और हत्या का मकसद जानने के लिए सबूतों की कड़ी जोड़ने में लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का पति विदेश में रहता है, जिसे बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। मुकुल वासनिक के घर पर हुई इस बैठक में कांग्रेस की ओर से जहां बाला साहिब थोराट, अशोक चव्हाण और नाना पटोले शामिल हुए, वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी की तरफ से जितेंद्र आव्हाड और शिवसेना उद्धव गुट के नेता भी मीटिंग में मौजूद रहे। दावा किया गया कि इस बैठक में सभी लोकसभा सीटों को लेकर गठबंधन के नेताओं के बीच सहमति बन गयी। महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहाँ लड़ने जा रहा है। एक दो सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को 15 लोकसभा सीट, एनसीपी और कांग्रेस को 14 लोकसभा सीटें, जबकि बहुजन विकास अघाड़ी को 2 सीटें मिल सकती हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन में सीटों पर अब तक सहमति नहीं बनने पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है, मैं बार बार कहता हूँ। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने दावा किया कि गठबंधन में शामिल बाकी दल कांग्रेस को खत्म करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस तो यही खत्म हो गया, तो कांग्रेस को खत्म करने की साजिश तो पूरे इंडिया गठबंधन ही कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अब सभी राज्यों में खत्म होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो कहां से कहीं लालू जी के पीछे, कहीं मुलायम सिंह के पीछे, अब अखिलेश के पीछे, तेजस्वी यादव के पीछे। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच भले ही सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें हो रही हों, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक न तो बिहार में और न ही पंजाब या फिर दिल्ली में सीटों पर सहमति बन पाई है। मुकुल वासनिक के घर पर बैठक खत्म होने के बाद गठबंधन के नेता मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सभी लोकसभा सीटों पर सहमति बन गई है। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, सीट शेयरिंग में सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। एक समय था जब भारत आधुनिक हथियार और मिसाइल्स के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज भारत दुनिया के तमाम देशों को हथियारों का निर्यात कर रहा है। खासतौर पर लैटिन अमेरिकी, खाड़ी देश, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में मेड इन इंडिया हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। भारतीय हथियारों की कम कीमत और उनकी विश्वसनीयता को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने उन्हें खरीदने की बात कही है। जिन भारतीय हथियारों की मांग सबसे ज्यादा है उनमें पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल प्रमुख है। साथ ही लड़ाकू विमान तेजस, हेलीकॉप्टर ध्रुव और प्रचंड की भी कई देशों में भारी डिमांड है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका, 155 mm आर्टिलरी गन और बख्तरबंद गाड़ियों की भी बिक्री बढ़ी है। जानकारों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 85 देशों को हथियार निर्यात किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते 6 वर्षों में भारत का हथियार निर्यात 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों का निर्यात किया है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत ने 20,000 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ब्रिटेन में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। कुछ दिन पहले हमने आपको दुबई के एक पेंट हाउस के बारे में जानकारी दी थी, जिसकी कीमत 1600 करोड़ रुपए है। लेकिन आज दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की होड़ से जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे, जहां रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के एक लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए खरीदारों की होड़ मच गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बुकिंग शुरू होने के सिर्फ 3 दिन के भीतर डीएलएफ ने 7200 करोड़ रुपए के मकान बेच दिए। डीएलएफ का लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रिवाना साउथ गुरुग्राम के सेक्टर 77 में बनेगा। 25 एकड़ एरिया में फैले इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1113 लग्जरी अपार्टमेंट्स बनेंगे। डीएलएफ 7 टावर खड़े करेगी, जिनमें अल्ट्रा लग्जरी 4 बेडरूम फ्लैट और पेंट हाउसेस बनाए जाएंगे। प्रिवाना साउथ प्रोजेक्ट में एक फ्लैट की औसत कीमत 7 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। खास बात तो यह है कि अभी तक इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू नहीं हुआ है और प्री बुकिंग में ही सारे फ्लैट्स बिक गए। डीएलएफ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बुकिंग करवाने वालों में 1/4 एनआरआई शामिल है।
पूरे उत्तर भारत में सूखी ठंड हड्डियां जमा रही है, तो वहीं कोहरा है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रहा है। इस बीच राजधानी दिल्ली में महीने का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, जहां तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में आए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सूरज के दर्शन तो दूर, कोहरे से निजात नहीं मिल रही और शीतलहर कहर बरपा रही है सो अलग। ठंड इतनी भयंकर है कि दिल्ली में तापमान नैनीताल से भी नीचे पहुंच गया और 8 जनवरी यानी सोमवार दिल्ली में महीने का सबसे ठंडा दिन रहा, जब वहां न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि नैनीताल में ये 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शीतलहर के साथ कोहरे ने भी दिक्कत बढ़ा दी, जिससे सड़क पर तो रफ्तार ठंडी पड़ी ही, फ्लाइट और ट्रेन भी देरी से चली। ट्रेन 2 घंटा डिले लखनऊ से ही चली और यहाँ पे टाइमिंग जो दिल्ली पहुँचाने की थी उसकी 10:30 बजे रात की थी और ट्रेन अभी 3:50 पे मुझे छोड़ के गई है यहाँ। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बूंदाबांदी की आशंका भी जताई है। ऐसे में ठंड से हाल फिलहाल में कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक ठंड तो है, लेकिन बर्फ नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तापमान माइनस में दर्ज हो रहा है, पानी जम भी रहा है, लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही, जिससे आने वाले दिनों पर खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की जमीन बर्फ को तरस रही है। सैलानी जो बर्फ से लदे पेड़ और वादियां देखने पहुंचे थे, वो जमी हुई झील देखकर लौट रहे हैं। वहीं गुलमर्ग जो जनवरी के महीने में 5-5 फीट बर्फ से ढका होता था, वहां बर्फ का सूखा पड़ रहा है। ये तस्वीरें मौसम के बदलते मिजाज की गवाही दे रही हैं। साल 2023 में जनवरी के महीने में गुलमर्ग बर्फ से ढका था, लेकिन अब वहां बर्फ का कतरा तक दिखाई नहीं दे रहा। पेड़ सूखे हैं, जबकि बीते साल देवदार बर्फ से ढके थे, लेकिन अब जनवरी में जून जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को वजह बताया जा रहा है। 1 दिसंबर से लेकर के अभी तक कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, जिससे कि मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश हो जाए और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो जाए। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर से मार्च के बीच 4 से 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, लेकिन इस बार अल्नीनो प्रभाव की वजह से एक भी नहीं आया, लिहाजा बादल नहीं बने और पूरे हिमालयी क्षेत्र का तापमान बढ़ गया। जम्मू कश्मीर में 15 जनवरी तक इसी तरह के हालात बने रहने की आशंका जताई जा रही है। कई साल बाद ऐसा हुआ है जब दिसंबर आकर चला भी गया, लेकिन गुलमर्ग में बर्फ नहीं गिरी। मौसम की ये बेरुखी पहाड़ों के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जनवरी के आखिर तक बर्फबारी नहीं हुई तो पहाड़ी इलाकों में सूखा पड़ सकता है। बर्फबारी न होने से पहाड़ों पर उगने वाली फसलों को भी नुकसान हो रहा है। केसर और सेब की अच्छी पैदावार के लिए बर्फबारी जरूरी है। यही नहीं, सर्दियों की बर्फबारी से ही पानी के स्रोत रिचार्ज होते हैं और पहाड़ गर्मियों के मौसम के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में बर्फ न गिरने से पहाड़ों के जंगलों में नमी गायब हो चुकी है, पेड़ सूख रहे हैं, लिहाजा तापमान में जरा सी बढ़ोतरी से जंगल सुलग सकते हैं। लद्दाख में भी बर्फबारी न होने से ग्लेशियर्स की सेहत बिगड़ रही है और आने वाले दिनों में पीने के पानी का संकट भी पैदा हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मुताबिक लद्दाख का खारदुंगला ग्लेशियर धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। ऐसे में अगर बर्फबारी भी नहीं हुई तो पीने के पानी का संकट पैदा हो सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी न के बराबर बर्फबारी है और पहाड़ों पर सूखे का खतरा मंडरा रहा है। इसका सीधा असर पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि बर्फबारी से पर्यटन में इजाफा होता है और टूरिज्म ही इन पहाड़ों पर रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया है। Zee News.